अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपको मैं वेलकम करता हूँ आज के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने कोएक्सियल केबल तक हमने पढ़ा था और मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर की कुछ इंटरनेट पे कुछ इमेजेस भी दिखाई थी कि बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अ, आज हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। आपके सामने ऑप्टिकल फाइबर का एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन है जिसको मैं पहले भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें हो क्या रहा है कि आपको इस ऑप्टिकल फाइबर की जो इमेज है इसमें लेफ्ट साइड पे आपको कटिंग नज़र आ रही है एक ऑप्टिकल फाइबर की, जिसमें साइड से वो शो कर रहा है कि बेसिकली उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। और राइट साइड पे आपको एक डायमीटर आपको शो हुआ है, जिसमें 3 चीज़ें आपको नुमायाँ नज़र आ रही हैं। एक कोर है, एक जैकेट है और एक क्लेडिंग है, ठीक है? पहले इस स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली ये है क्या चीज़? अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, तो ऑप्टिकल फाइबर यानी अगर इसकी ये कितना थिन होता है, तो ये नॉर्मली तौर पर 2 से लेकर 125 माइक्रोमीटर्स तक इसका डायमीटर होता है, इतनी थिन होती है। जो किसी भी एक ऑप्टिकल रे को, ऑप्टिकल लाइट को, इसको आसानी से इसको इस डायमीटर को यूज़ करते हुए इतने डायमीटर में से ही ऑप्टिकल रे आपकी आसानी से ट्रैवल कर सकती है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये ग्लासेस या प्लास्टिक की ही बनी होती है, जिसकी कॉस्ट डिपेंड करता है कि हम फाइबर यूज़ कर रहे हैं या प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, या हम कोई और मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। एक और मटेरियल आता है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा प्योर फ्यूज़ सिलिका। एक और मटेरियल है जिसका नाम अल्ट्रा प्योर फ्यूज़्ड सिलिका एक मटेरियल का नाम है, जो बहुत ज़्यादा ही आपका लो कॉस्ट का है। अम, लेकिन मसला ये है कि ये बहुत मुश्किल से ये तैयार होता है। अम, लेकिन हम बहुत कम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हम आसानी से हम फाइबर्स या ग्लास के फाइबर्स को यूज़ करते हुए हम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्लास का फाइबर जो सा होता है वो इकोनॉमिकल होता है, और एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल इंटरस्टेट पेयर एक गुड परफॉर्मेंस इन द शेप ऑफ ट्रांसमिशन के देता है। जहाँ तक प्लास्टिक फाइबर की बात है, ये क्या कहते हैं, जो फाइबर होते हैं उसके मुकाबले में ये थोड़ी-सी सस्ती होती है, और ये हम तकरीबन सस्ती तो होती है लेकिन ये हम शॉर्ट डिस्टेंस लिंक्स के लिए हम ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इसमें एज़ कम्पेयर टू फाइबर्स के इसमें लॉसेस आते हैं सिग्नल के, वो थोड़ा ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर शॉर्ट क्योंकि डिस्टेंस कम होता है तो हमें वो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है इतना कि हमारा काम हो जाता है। अ, ऑप्टिकल फाइबर एक तकरीबन मतलब एक अगर हम कहें तो ये एक सिलिंड्रिकल शेप आपको नज़र भी आ रही है, जिसमें हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, 3 कंक्रीट सेक्शंस हैं, एक कोर है, एक क्लैडिंग है और एक जैकेट है। जहाँ तक कोर का सवाल है, जो आपको सबसे दरमियान में आपको नज़र आ रहा है सर्कल जैसा है, जहाँ तक कोर का ताल्लुक है तो ये एक इनर मोस्ट सेक्शन कहलाता है, और इसमें थिन आपकी फाइबर्स होती हैं जो प्योर सिलिका की भी हो सकती हैं, ग्लास की भी हो सकती हैं और फाइबर की भी हो सकती हैं। जहाँ तक इस डायमीटर का ताल्लुक है तो आप अपने पास नोट डाउन करते जाओ, इसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 8 से लेकर 50 मीटर्स तक इसका डायमीटर हो सकता है कोर की बात, ठीक है? तो अ, ये जो कोर है ये इसके इर्द-गिर्द क्लेडिंग होती है। जो क्लेडिंग होती है वो या ग्लास या प्लास्टिक की एक कोटिंग होती है, जिस जिस
बड़ी आराम से प्रोपेगेट कर सकती है। हम कह सकते हैं कि ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ वाला एक कोर हो सकती है। सॉरी एक क्लैडिंग होती है। जहाँ तक इसका अगर हम कोर और क्लैडिंग के मिला के अगर हम डायमीटर की बात करें तो 125 माइक्रोमीटर तक इसकी डायमीटर। जहाँ तक इंटरफ़ेस का ताल्लुक है मतलब इस वाले का कोर का और क्लैडिंग का जो सर्कल दरमियान वो कोर है और उसके बाद जैसा जो डायमीटर है वो क्लैडिंग है, इसको मिला के इसकी में ये एक इंटरफ़ेस क्रिएट करता है। अगर एक और या क्लैडिंग इसको हम बाज़ आपको मैंने पिछली क्लास में आपको केबल्स दिखाई भी थी। तो उसमें मैंने आपको कहा भी था कि कुछ ऐसी केबल्स होती हैं जिसकी फाइबर्स के इर्द-गिर्द एक ही आपकी क्लैडिंग होती है। कुछ ऐसी एक अच्छी केबल्स होती हैं जिसमें हर एक फाइबर के इर्द-गिर्द क्लैडिंग होती है, फिर उसको मिला के उसके जो बंडल के ऊपर भी आपकी एक क्लैडिंग होती है। तो ये बेसिकली इन दोनों का इंटरफ़ेस ही आपका एक ऑप्टिकल रे को अ, एक कोर के अंदर से गुज़ारता है और सबसे आखिर में इन इन इस दोनों कंपोनेंट्स के इर्द-गिर्द आपकी अ, जैकेट होती है। ये जो जैकेट होती है ये प्लास्टिक की या कुछ और मटेरियल भी हो सकते हैं जिसकी एक बहुत एक लेयर्ड मज़बूत किस्म की एक प्रोटेक्शन होती है जो मॉइस्चर को अ, और क्रशिंग से बचने के लिए एनवायरनमेंट की डेंजर से बचने के लिए ये जैकेट यूज़ होती है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड की अगर इसी से कोई चीज़ आगे है कि जैसे मैं ये चीज़ें पहले बता चुका हूँ कि वाइडली यूज़ इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन बताया था पिछली क्लास में कि हमारी जो टेलीफ़ोन की जो कम्युनिकेशन होती है वो आपकी एक ख़ास रेंज तक वायरलेस पे पहुँचती है। तो उसके बाद हमारे पास सिटी टू सिटी या लॉन्ग डिस्टेंस पे लॉन्ग हॉल डिस्टेंस पे हमें हमारा वाईफ़ाई पे काम नहीं करता है इतने हाई रेंज पे। तो फिर हम उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर को पीटीसीएल से या वतीन से या एयरटेल से हम लीज़ पे इसकी लाइन्स लेते हैं। ये यूफ़ोन वाले हो गए, मोब्लिक वाले हो गए, ज़ोंग वाले हो गए, ये इनसे पर ये लीज़ पे ये लाइन्स लेते हैं, ठीक है? तो ऑप्टिकल फाइबर अपनी परफॉर्मेंस, प्राइस और एडवांटेज की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर हम इसकी बेनिफिट्स बात करें तो बेनिफिट्स में ऐसी बात है कि ये सबसे अच्छा मीडियम है तो हम कहते हैं कि ग्रेटर कैपेसिटी हमसे इसे हासिल कर सकते हैं। ग्रेटर कैपेसिटी का मतलब ये है कि इससे डाटा रेट्स 100 ऑफ गीगाबाइट्स पर सेकंड हम हासिल कर सकते हैं। अ, अ, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ अब आजकल इस मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अ, इसके अलावा इसकी प्राइस और इसकी परफॉर्मेंस इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है जिसकी बेसिस पे हम कह कह सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क में भी ये मतलब फ्यूचर में और बल्कि काफ़ी जगह पे हो भी चुकी है, टू चिप और कोएक्सियल केबल को पीछे छोड़ सकती है। जहाँ तक इसके साइज़ का ताल्लुक है तो इसके डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं। स्मॉलर साइज़ भी है जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाई भी थी और इसमें अ, मोटी केबल्स भी है जो हम वायर के मतलब आउटर सेक्शन के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जो स्मॉलर साइज़ है, जो थिन साइज़ है वो अम,
आपका इंडोर में यूज़ होता है। और जो क्या कहते हैं, आपको जो मोटी केबल है वो आपकी ज़्यादा फाइबर्स वाली जो इनर होती है उसमें से ज़्यादातर आपकी एक ही फाइबर होती है। और जो बाहर आपकी ज़मीन के फेडरल यूनिवर्सिटी के बाहर भी आपको एक एक तख्ती नज़र आएगी ज़मीन पे जहाँ पे बाइक्स आप पार करते हो वहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर की एक नीचे लाइन बिछी हुई है। वो थोड़ा-सा 128 पेयर्स ऑफ सॉरी 128 फाइबर्स की केबल उसमें बिछी हुई है। अ, इसके अलावा इसमें कंसिडरेबली थिनर देन दैट ये अगर हम छोटे साइज़ की बात करते हैं तो इसका जो साइज़ है वो जो इंडोर के लिए है वो टेस्टर पेयर और उससे कम है कोएक्सियल केबल से अटेन्युएशन एज़ कंपेयर टू सिग्निफिकेंटली लोअर है देन कोएक्सियल केबल एंड टेस्टर पेयर के और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर आपकी मशहूर है, फेमस है। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर हम कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज़ाहिर सी बात है कि जो ट्विस्टेड पेयर होती है और कोएक्सियल केबल होती है, ये इसकी जो जैकेट है या इसके अंदर जो क्लैडिंग क्लैडिंग बेसिकली होती नहीं है, इसका जो मटेरियल है वो इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आउटर और किसी और केबल में अगर हाई परफॉर्मेंस के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों तो वो इसको अफेक्ट कर सकती है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर इसका में बहुत मशहूर है कि इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको अफेक्ट नहीं कर सकते। तो जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल इंटरफेरेंस है, इम्पल्स नॉइज़ है और क्रॉस टॉक है उससे ये बच के रहती है। उस पे ये कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता कोई भी ऑप्टिकल फाइबर को। अ, और एक और भी इसकी एक अच्छी बात है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो जो रेडिएशन है वो नहीं फैला सकता क्योंकि इसकी केबल की जो साख्त है, स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अ, यही बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मतलब ज़ाहिर-सी बात ये रेडिएट नहीं करता तो इंटरफेरेंस भी नहीं होता। लेकिन इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है डाटा की। आवाज़ ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि हल्की-फुल्की इसमें से जो अगर कोई इस पे कोई टैप कर सके। एक चीज़ होती है कि डिफ़िकल्ट टू टैप, फाइबर इज़ डिफ़िकल्ट टू टैप, टीएपी। अ, टैप होता है कि हम इसको समझ लो कि इसको हम इससे इन्फॉर्मेशन हम गेट नहीं कर सकते। इससे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है। आवाज़ ड्रॉपिंग हल्की-फुल्की भी इससे हम जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इसको गेट नहीं कर सकते जब तक इसको हम काट ना लें। ज़रा सी वो जब कट जाएगी तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रेटर रिपीटर स्पेसिंग। तो हम कहते हैं कि लोअर कास्ट एंड फ्यूअर सोर्सेज ऑफ क्योंकि इसमें रिपीटर की स्पेसिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसमें जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें इतनी कॉस्ट नहीं लग सकती क्योंकि ट्विस्टर पेयर और कोएक्सियल पेयर में हमारे कुछ किलोमीटर्स के बाद ही हमें रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है। अम, अ, इसमें ज़्यादातर आपके जो स्टेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट मतलब इसके दरमियान में इसको हम इसके जॉइंट आसानी से नहीं लगा सकते इसलिए इसमें सोर्सेज कम होते हैं। तो हम कहते हैं कि फ्यूअर सोर्सेज ऑफ एरर्स हैं एज कंपेयर टू केबल एंड रिपीटर्स। जहाँ तक इसकी एप्लीकेशंस का ताल्लुक है लॉन्ग हॉल ट्रंक्स में हम कहते हैं कि लॉन्ग हॉल ट्रंक्स का मतलब ये है कि आप जो डिस्टेंस है जिस तरह आपकी जो डिफरेंट बड़ी बड़ी आपकी एक्सचेंजेस हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं जिसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो। मेन में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइबर लूप्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अम,
तकरीबन ये 60,000 की जो आपके जो वॉइस चैनल है इसको एट अ टाइम ये इसको सपोर्ट कर सकती है। तकरीबन 20,000 से 60,000 तक वॉइस चैनल्स को ये सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा बाकी भी मुख्तलिफ जगह पे इसकी बहुत ज़्यादा मतलब मार्क्स के लिए एडी मार्क्स के लिए इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं। जहाँ तक की बात है ऑप्टिकल फाइबर की ट्रांसमिशन की, तो यूजेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप लोगों को मैंने इसका स्ट्रक्चर का पहले ही से बता चुका हूँ कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो कोर के अंदर होता है, जब लाइट इमिटिंग डायोड या लेजर इमिटिंग डायोड यूज होते हैं तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को यूज करते हुए लाइट आगे आप प्रोपोगेट होती है। कोर का साइज जितना छोटा होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही कम बनता है। तो इसलिए हम इसकी बेसिस से हम इसको कहते हैं कि जो basically optical fiber totally dependable on internal reflection to transmit the light, effectively acts as a waveguide for हम कह सकते हैं कि तकरीबन 10 raised power 14 to 10 raised power 15 हर्ट्ज तक ये पोर्शन कवर करती है। जहाँ तक लाइट सोर्सेज हैं वो आपके लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं और इंजेक्शन लेजर डायोड्स हैं। जो लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं वो एज कम्पेयर टू इंजेक्शन लेजर डायोड्स हैं वो ज़रा cheaper हैं, operates over a greater temperature range, last longer, बहुत ज़्यादा देर तक ये यूज़ हो सकती है। हम ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये काम कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हम इंजेक्शन लेजर डायोड यूज़ कर सकते हैं, मोर एफिशिएंट है देन लाइटनिंग डायोड्स और डाटा रेट इसका ज़्यादा है। हैज़ अ रिलेशनशिप अमंग वेवलेंथ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन एंड अचीवेबल डाटा रेट। ज़ाहिर सी बात है कि जितना अच्छा वेवलेंथ होगा लाइट का उतनी ही अच्छी हम ट्रांसमिशन और डाटा रेट उससे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका एक अभी स्टार्ट हो चुका है, विच इज़ ट्रांसमिशन के जो मोड्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर के ट्रांसमिशन के जो मोड्स हैं। बेसिकली ये मोड्स का मतलब ये है कि आपकी इन तीन किस्म की आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स मौजूद हैं मार्केट में। एक को हम स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड कहते हैं, एक को हम ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड कहते हैं और एक को हम सिंगल मोड कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास मार्केट में सिर्फ दो किस्म की, एक आपका मल्टी मोड होता है और दूसरा आपका सिंगल मोड होता है। ठीक है। आपको इस डायग्राम में मल्टी मोड की दो टाइप्स नज़र आ रही हैं, एक स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड है और एक आपका ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड है। अगर आप देख रहे हो उसको गौर से तो जो स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड है उसका जो डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा है। इसकी क्लेडिंग इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक तरफ आपको देख रहे हैं कि इनपुट की जो पल्स है वो आपको नज़र आ रही है कि ये पल्स जाती है। जब आउटपुट जो पल्स होती है वो जो हमारे पास निकलती है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। इसकी वजह ये है कि जो इसकी जो क्लैडिंग है आपको ये नज़र भी आ रहा है कि जो शुरू में आपकी जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है क्लैडिंग के अंदर, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। जब ये ऑब्जॉर्व हो जाती है इट्स मीन के आपको जो डाटा है वो कुछ आपका लॉस हो जाता है। तो इस तरह करके ये जब ऊपर आपकी लाइट क्लैडिंग के ऊपर पड़ती है तो वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। जब उससे रिफ्लेक्ट होती है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना आपका कोर का साइज बड़ा होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बड़ा होगा और आपका जो आउटपुट का जो पल्स होगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जहाँ तक ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड का जो ताल्लुक है, उसमें आपका इनपुट पल्स आपको नज़र आ रही है कि वो एक ख़ास एक स्ट्रक्चर की बनी हुई है, लेकिन जो आउटपुट पल्स है वो थोड़ी सी फिर उससे चेंज है क्योंकि उससे फ़र्क पड़ रहा है ट्रांसमिशन का। इसमें आपको थोड़ा सा जो ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड है उसका कोर का जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू स्टेप इंडेक्स मोड वो थोड़ा सा कम है, जिसकी बेसिस पे जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बन रहा है, लेकिन वो जस्ट एक कर्व का शेप बना रही है।
इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह आप किसी झील के किनारे जाते हो तो एक पत्थर उठाते हो तो जितना ज़ोर से मारोगे, वो उससे उस पानी से टकरा के आगे ठिप्पा लग के बाउंस होके वो आगे जाएगा। वही चीज़ ये ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड में हो रही है। तो आपका इसका जो लाइट इमिटिंग डायोड या इंजेक्शन डायोड है, वो थोड़ा-सा हाई परफॉर्मेंस का होता है, हाई पावर का होता है, जिससे वो सिर्फ़ उससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से उससे टकरा के आगे निकलती है। लास्ट एंड द लीस्ट दैट इज़ अ सिंगल मोड। ठीक है, जो सिंगल मोड है, उसमें आपको जो कोर का साइज़ है, ज़्यादातर ये जो सिंगल मोड है, ये आपको इंडोर में आपकी सिर्फ़ एक जो केबल है, उसमें ये यूज़ होती है। अ, और ज़्यादातर इसमें हम लेज़र इमिटिंग डायोड्स भी हम यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो कि इसमें सिर्फ़ आपको एक लाइट ऑफ सोर्स नज़र आ रहा है। ये हम बड़ी केबल में भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े डायमीटर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो एक लाइट आपको एक रे नज़र आ रही है, ये कलेक्शन ऑफ मेनी लेयर्स है, रेज़ है। ये एक भी हो सकती है ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट भी हो सकती है। तो इसमें जो कोर का साइज़ बहुत छोटा है, जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि बहुत फ़ास्ट है कि आपका जो आउटपुट पल्स आपको नज़र आ रहा है और इनपुट पल्स जैसा नज़र आ रहा है, वो दोनों सेम है। तो इसका मतलब कि जो सबसे ज़्यादा जो कामयाब है, वो सिंगल मोड की है, जो इंडोर मोड हम उसको यूज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं तक ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह से।